नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का व्याकरण जगत में। आइए बढ़ते हैं व्याकरण में वर्ण विचार की ओर। यानी हमारा उपविषय चल रहा था वर्ण विचार। और बच्चों, वर्ण विचार में कल हमने क्या क्या सीखा, आइए संक्षिप्त रूप से दोहरा लेते हैं। कल हमने पढ़ा था वर्ण की परिभाषा कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके अतिरिक्त हमने क्या पढ़ा था? स्वर और व्यंजन, स्वरों का उच्चारण सीखा था। एक बार फिर दोहरा लेते हैं। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये था स्वरों का उच्चारण। और हमने सीखा था आगत यानी गृहीत स्वर, वो है औ। अनुस्वार विसर्ग जिसका उच्चारण ह के समान होता है। अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। बच्चों, फिर हमने पढ़े थे व्यंजन। व्यंजन के पांचों वर्ग पढ़े थे। पांचों वर्ग जिनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं: कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। और इसके अलावा अंतःस्थ व्यंजन जो हैं य, र, ल और व। फिर हैं ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। गृहीत व्यंजन ख, ख, ग, ज और फ। तो अब बच्चों, इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। कल आपको बताया था मैंने कि वर्णमाला के दो भेद हैं। वर्णमाला को हमने दो भागों में बांटा है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो आइए पहले चर्चा करते हैं स्वर। स्वर वर्ण क्या हैं? देखिए, स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चरित होने वाली वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। देखो बच्चों, स्वर वो हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य स्वर की, किसी अन्य चीज़ की सहायता नहीं लेनी पड़ती कि कोई भी उनका उच्चारण करते समय अवरोध हमारे मुख में नहीं आता। तो उनको हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। अ, आ, ई, जिह्वा कहीं भी जाकर नहीं टकराती। तो ये हमारे स्वर हैं। और स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 11 हैं। कितनी संख्या है? 11 हैं। तो बच्चों, स्वरों के भेद, स्वरों के दो स्वर माने गए हैं, ह्रस्व और स्वर, वैसे दीर्घ स्वर। बच्चों, तीसरा भी है प्लुत स्वर, लेकिन अब उसका प्रचलन नहीं है। आपको संक्षिप्त रूप से मैं वह भी बता दूंगी। लेकिन अब देखिए, जो आपके पाठ्य पुस्तक में है वो है, दो भाग दिए हुए हैं कि ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। यानी जिनके बोलने में ह्रस्व छोटा यानी कम, जिनके बोलने में, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है यानी एक मात्रा का समय लगता है, वो कहलाते हैं ह्रस्व। देखिए, ये है ना कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ये ह्रस्व स्वर कितने हैं बच्चों? 4: ए, ई, उ और री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हें और क्या कहते हैं? मूल स्वर। बच्चों, संस्कृत से एक स्वर हिंदी को प्राप्त हुआ है, री, जिसे री चिन्हित करके लिखते हैं। हिंदी में स्वर के रूप में इसका उच्चारण अब समाप्त हो गया है, अब इसका प्रचलन नहीं है। तो हिंदी भाषा भाषी इसका उच्चारण र और ई, री के रूप में करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना ऋषि, ऋतु, कृपा, तो री यानी रे में छोटी की मात्रा,
लगा करके जो उच्चारण होता है वही री का उच्चारण हम करते हैं। तो इस प्रकार री का उच्चारण कैसे होगा? ऋषि, ऋतु, कृपा। तो अतः इसका प्रयोग केवल उन शब्दों को लिखने के लिए किया जाता है बच्चों जो संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं। जैसे अभी बताया आप, ऋषि, ऋतु, कृपा आदि। अब है दीर्घ स्वर। दीर्घ अभी आपको बताया था, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा या अधिक। तो जिन स्वरों को बोलने में, जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है, यानी 2 मात्राओं का समय जिसमें लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये 7 दीर्घ स्वर हैं। तो बच्चों अब है व्यंजन। बढ़ते हैं व्यंजन की ओर। वर्णमाला का दूसरा भेद है व्यंजन। इससे पूर्व अभी मैंने आपके सामने स्वरों के तीसरे प्रकार की बात की थी, प्लुत स्वर। अब उसका भले ही प्रचलन समाप्त हो गया, प्रयोग में वह नहीं आता, लेकिन फिर भी प्लुत स्वर में जहाँ 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है, जैसे हे राम, आ करके हम जितना लंबा करके बोलते हैं ना, वो एस की तरह से इसका चिन्ह होता था। तो अब आप केवल 2 याद रखेंगे, ह्रस्व और दीर्घ। अब है व्यंजन। व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख में वायु के रास्ते में रुकावट आती है अथवा अवरोध आता है, उन्हीं ध्वनियों को व्यंजन कहते हैं। देखो, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो बच्चों कोई अवरोध हमारे मुख में नहीं आता, हमें कोई भी दिक्कत बोलने में नहीं होती। लेकिन जब हम व्यंजन बोलेंगे उनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। वायु स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं आएगी, वो रगड़ खाकर आएगी मुख में किसी न किसी भाग में। तो वे ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? व्यंजन। इसके अलावा बच्चों व्यंजन का स्वतंत्र रूप में उच्चारण बिना स्वरों की सहायता के हो नहीं सकता। तो हम व्यंजन का जब उच्चारण करते हैं तो उनके साथ हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब आप बोलो ना क, तो ए की आवाज़ तो आएगी बाद में, क, ख, ग, तो हर एक में स्वर मिला हुआ है। स्वतंत्र रूप से हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। तो अब देखिए व्यंजनों के भेद। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के भेद। देखिए, हमारे प्रत्येक व्यंजन का मुख में स्थान निश्चित है कि कहाँ से वह व्यंजन बोला जाता है। वह उसका जहाँ से वो बोला जाता है वह उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। तो देखिए, व्यंजन का उच्चारण मुख के विभिन्न अवयवों यानी मुख के विभिन्न स्थानों से बोला जाता है। वो अवयव क्या हैं? कंठ, तालु आदि के आधार पर किया जाता है। अतः व्यंजनों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3। वो 3 भेद कौन कौन से हैं? स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म। अभी ऊपर हमने पढ़ा था ना, लेकिन और अब इन पर विस्तार से सीखेंगे। अब देखिए, हमने 5 वर्ग बताए थे आपको व्यंजन के। 5 वर्ग कौन कौन से हैं? हमने 5 व्यंजन के वर्ग बनाए थे। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में क्या आता है? कंठ। यानी क वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं, क वर्ग में बच्चों कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ, ङ। इन सब का उच्चारण कंठ से किया जाता है। कहाँ से किया जाए? कंठ से। और इसलिए इनके वर्ग का नाम है कंठय। इस कवर्ग का नाम क्या है? कंठय। कि ये 5 वर्ण जो हैं वो गले से बोले जाते हैं, कंठ से। आप खुद बोलकर देखिए एक बार इनको। क, देखो गले के बिल्कुल अंदर से आवाज़ आती है। कहाँ पर? जहाँ अंदर से जिस जगह से आवाज़ आएगी। ख, ग, घ, क, ख, ग, घ, ङ। इसी तरह से च वर्ग, दूसरा वर्ग है च वर्ग। इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। यानी कौन से हैं च वर्ग में? कौन कौन से व्यंजन आएंगे? च, छ, ज, झ, ञ। आप बोल के देखो।
च, तो जीभ कहाँ लगती है? तालू पर, हमारे मुख के ऊपर देखो जो छत है ना दांतों के ऊपर ऊपरी भाग में, तो वो कहलाती है तालू। त, जहाँ पर बोलते समय हमारी जीभ लगती है। च बोलेंगे ना तो दांतों से थोड़ा सा अंदर की ओर देखो आप ऊपर के भाग में। छ, तो जीभ वहीं लगती है, जहाँ जीवा लगती है वही हमारा तालु है। तो इसको क्या कहेंगे? तालव्य। इनके बोलने का स्थान क्या हुआ? तालव्य। अब है बच्चों ट वर्ग, तीसरा वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण, ये कहाँ से बोले जाते हैं? मूर्धा से। मूर्धा का मतलब ऊपर, सबसे ऊपर अंदर गले में देखो आप, गले के बाद ऊपर जो स्थान आता है मूर्धन्य, मूर्धा से। अब मूर्धा से जो बोल दे जाते हैं उन्हें कहते हैं मूर्धन्य। ट, ठ, ट का उच्चारण करते समय आप देखिए जिह्वा कहाँ लगती है अंदर जाके, तो वही स्थान हमारा मूर्धा का है। ट, ठ, ड, ढ, ण, जिह्वा थोड़ी सी घूम करके ऊपर लगती है, आप देखो इसको बोल के। फिर है तवर्ग। तवर्ग त, थ, द, ध, न, यानी इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। दांतों में जीवा स्पर्श करती है देखो बोलते समय, तो इसीलिए इनके वर्ग का नाम दिया है दंते। तवर्ग में त, थ, जो जीवा है वो आगे वाले दांतों को स्पर्श करती है, देखिए ऊपर के दांतों को स्पर्श करती है और आगे वाले दांतों को स्पर्श करती है। त, थ, द, ध, न, तो इनके वर्ग का नाम है दंते। अंतिम वर्ग है पवर्ग। प, फ, ब, भ, म। इनका हम जब बोलते हैं ना, आप देखो बोलते समय ध्यान कीजिएगा कि आपके मुख का कौन सा अवयव किससे मिलता है जाके। हम जब इनका उच्चारण करते हैं प, फ, तो हमारे दोनों होंठ मिलते हैं आपस में, प, फ, ब, भ, म। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ? ओष्ठ, यानी होंठ, और ओष्ठ है इसके वर्ग का नाम है। तो बच्चों ये थे हमारे पांचों वर्ग, एक बार फिर दोहरा लेते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, और जिसके वर्ग का नाम है कंठे। चवर्ग के उच्चारण स्थान क्या है? तालु, और इसका वर्ग का नाम है तालव्य। इसके बाद है टवर्ग। टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, और इसके वर्ग का नाम है मूर्धन्य। फिर है बच्चों तवर्ग। तवर्ग यानी त, थ, द, ध, न, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत, तो इनके वर्ग का नाम है दंते। और इसके पश्चात अंतिम वर्ग है प, फ, ब, भ, म, यानी पवर्ग, जो होठों की सहायता से बोले जाते हैं, तो इनको क्या कहेंगे? इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ, यानी होंठ, और इनका वर्ग का नाम है ओष्ठ है। तो इस प्रकार ये हमारे पांचों वर्ग थे और इनके ये उच्चारण स्थान थे। अब बच्चों हम पढ़ेंगे, अब क्या है आगे? अंतःस्थ। अंतःस्थ व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास का अवरोध बहुत ही कम होता है, यानी हमारी जो सांस रुकती है ना, अवरोध कहते हैं रुकने को, कि जहाँ श्वास का अवरोध बहुत कम होता है तथा वायु मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ये हमारे जो व्यंजन हैं ये स्वर और व्यंजन के बीच के व्यंजन होते हैं, जैसे य, र, ल, व। फिर है ऊष्म। ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म का अर्थ होता है गर्मी, घर्षण, ठीक है। तो ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा की तेज गति मुंह से रगड़ खाकर निकलती है, यानी जब मुंह से रगड़ खाकर निकलती है तो एक गर्मी सी प्रतीत होती है, एक गर्मी के साथ बाहर निकलती हैं, तो उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 हैं। श, श, स, ह, एक गर्म सी हवा निकलती है। आप बोल के देखो, खुद इसको अभ्यास करेंगे तो आपको बिल्कुल एहसास हो जाएगा इस बात का। श, श, स, ह। अब है बच्चों संयुक्त व्यंजन।
बच्चों संयुक्त का मतलब होता है दो चीज़ें मिली हुई, यानी मिला हुआ। तो एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसमें एक से अधिक व्यंजन मिले होते हैं। कल हमने इनको पढ़ा था, आज इनको विस्तार से देखेंगे कि इसमें कौन सा व्यंजन मिला हुआ है। देखिए क हलंत है, इसमें से स्वर निकल गया और इसमें से दूसरा व्यंजन आ मिला श। ये कौन सा व्यंजन है हमारे? स्पर्श व्यंजन। तो देखिए ऊष्म व्यंजन, इन्हें ऊष्म भी कहते हैं, ऊष्म व्यंजन है ये। तो क श दोनों को मिलकर बन गया क्ष, और इनसे शब्द बने हैं रक्षा, क्षमा, कक्षा। इसी तरह त्र किन दो वर्णों को मिलाकर बना है? त और र को मिलकर बन गया त्र, जिससे शब्द बन सकते हैं मात्रा, पत्र, त्रिभुज आदि। ज में य मिला है, य दोनों को ज और य को मिलकर क्या बन गया? ज्ञ, आज्ञा, ज्ञान, विज्ञानी, ज्ञानी, ये सारे शब्द ज्ञ से बनते हैं। फिर है श्र, ये भी आपके ऊष्म व्यंजन है। जैसे श में रे मिल गया, क्या बन गया? श्र। इन दोनों को मिलाकर के ये संयुक्त व्यंजन है श्रम, श्रुतलेख, श्रवण। तो बच्चों इस प्रकार ये चार संयुक्त व्यंजन हैं हमारे। कौन कौन से? क्ष, त्र और ज्ञ। अब आगे है अयोग वह। देखिए हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त ध्वनियों का एक और भेद भी है, जिसे हम कहते हैं अयोग वह। अयोग वह तीन हैं। कौन कौन से? अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। आप पढ़ते ना अंग, तो वही है ये अनुनासिक। जो अनुनासिक है, अनुनासिक वे ध्वनियाँ हैं जिन्हें बोलते समय हवा मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकलती है। तो देखो जब नासिका और मुख दोनों से हवा बाहर निकलेगी तो उन्हें कहते हैं अनुनासिक, और जिसको लिखा जाता है चंद्र बिंदु के समान। अनुनासिक ध्वनियाँ निरानुशासिक ध्वनियों से ध्वनियों की तुलना में शब्द का अर्थ बदल देती हैं। अनुनासिक ध्वनियाँ निरनुनासिक ध्वनियों की तुलना में शब्द का अर्थ बदल देती हैं। यानी दोनों का अगर अलग अलग रूप लिखेंगे तो दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ मिलेंगे। अगर हम लिखते हैं सीधा स आस सास, से आस सांस। अब देखो इन दोनों के उच्चारण में कितना अंतर है? सास, सांस। तो इसकी आवाज़ अंदर से आती है, मुख और नाक दोनों से ध्वनि निकल रही है। आ ग अ, यानी क्या गया इसमें? आ ग अ, इसमें भ जोड़ेंगे तो क्या है? भय आ ग अ, भाग। एक तो हो गया भाग, सीधा हमने बोला। दूसरा है भांग, ऊपर चंद्र बिंदु लगा करके फिर इसका उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? भांग। तो दोनों में भाग और भांग दोनों में अंतर हो गया ना। ऐसे ही हंस, जो हंस बोलेंगे तो उसमें क्या होगा? चंद्र बिंदु आएगा। तो इस प्रकार बच्चों इनके लिखने मात्र से ही इनके अर्थ भी बदल जाते हैं। इनके प्रयोग करने से या न करने से दोनों शब्दों का अर्थ अलग मिलेगा। अब है अनुनासिक। अनुनासिक बिंदु को लिखने के लिए बच्चों दो चिन्ह बनाए गए हैं, एक तो अनुस्वार और दूसरा चंद्र बिंदु। अनुस्वार कहाँ पर आता है? जिन स्वरों की शिरोरेखा के ऊपर खाली होता है, खाली स्थान होता है ना, जिन वर्णों के ऊपर खाली जगह होती है, यानी कोई बिंदु उस पर नहीं, कोई मात्रा उन पर नहीं लगी होती, जिन पर मात्रा न हो, तो वहाँ तो लगाते हैं चंद्र बिंदु। और जिनके ऊपर का स्थान खाली न हो, कोई मात्रा लगी हो, तो वहाँ पर लगता है अनुस्वार। जैसे गांव में कोई मात्रा नहीं तो चंद्र बिंदु आ गया।
चोंच, चोंच में मात्रा लगी है तो यहाँ अनुस्वार का प्रयोग किया है। कुआं, आ के ऊपर खाली जगह है। हंसना, हा के ऊपर खाली जगह है। पूंछ, पू के ऊपर खाली जगह है। तो इन सब में चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक का प्रयोग हुआ। चोंच, भैंस, में, मैं आदि इन सब में मात्राएं लगी हुई हैं, इसलिए यहाँ पर प्रयोग किसका हुआ? अनुस्वार का। अब अनुस्वार क्या है इसके विषय में विस्तार से जानते हैं। अनुस्वार एक आश्रित नासिक्य व्यंजन है। आश्रित नासिक्य जो नाक से बोला जाता है, जिसमें मुख की जो है हवा नहीं निकलती, जिसका उच्चारण केवल नासिका से होता है, मुख का सहयोग उसमें नहीं होता। इसको लिखने के लिए भी चिन्ह बिंदु यानी अनुस्वार यानी बिंदु निर्धारित है, और जब यह शब्द के अंत में आता है तो म रूप में बोला जाता है। आप जानते हैं ना, स्वयं, यह कि अगर अंत में इसका प्रयोग होगा तो इसको उच्चारण मैं के समान होगा, तब इसे स्वयं स्वयं बोलेंगे। ठीक है। अहम, अहम, इदम, संस्कृत के शब्द हैं ये, इदम आदि। तो जब यह शब्द के बीच में आता है तो अपने आगे आने वाले व्यंजन के वर्ग के नासिक्य व्यंजन के रूप में बोला जाता है। जैसे क, ख, ग, घ के अगर ये पहले आता है तो ङ उनके अंतिम वर्ण के रूप में बोला जाएगा। च, छ, ज, झ के पहले य, ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, ठ, ढ के पहले ण, अंतिम पद ये, तो ये अनुस्वार रूप में बोले जाते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने ये सारा बहुत अच्छे से दोहराना है, इससे आगे कल चलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।